नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास हम 25 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम और एएलपी सीबीटी 2 की जो 28 तारीख से एग्ज़ाम है उसके लिए। क्योंकि इसमें हमने जो 25 क्वेश्चनों का कलेक्शन लिया है वो रेलवे का अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, कौन सा हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल का, जिसकी कुछ शिफ्टें मई में हुई थी और बाकी शिफ्टें जून में हुई थी। इनमें जो क्वेश्चंस आए, जो ज़्यादा बार जो रिपीट क्वेश्चंस हुए, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन हमने लिया है। इसके अलावा अगर देखोगे तो कुछ ग्रुप डी में जो लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि हमने इसमें जो टोटल क्वेश्चंस ले रखे हैं, वो टोटल क्वेश्चन कितने ले रखे हैं सर, हमने इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस ले रखे हैं और सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा और बनाइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन राइट कर सकते हो। एडवांस मैथ के जो क्वेश्चंस आएंगे हम उनमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम देंगे। जैसे मान लीजिए आगे चल करके ये क्वेश्चन आएगा कि एक चतुर्भुज के शीर्ष इतने हैं तो चतुर्भुज का एरिया बताइएगा। तो ये कुछ टॉपिक जो आपको पहले नहीं पढ़ाए गए हैं उनका मैं आपको साथ के साथ कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चलूंगा ताकि आप इनके क्वेश्चनों को एग्जाम में राइट कर सकें। तो आइएगा, आप शुरुआत करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास सर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है ये है कि एक समबहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है। इस बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? यानी कि ये आपके पास में एक रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर हो, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे एएलपी का हो, किसी का भी हो, एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को अक्सर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इसके बारे में कंप्लीट समझ लेते हैं कि सर कितने पॉइंट इसमें जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको इसकी आकृति के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी आकृति कैसे बनती है। अगर हम ये बात करें सर, सबसे पहली बात कि समबहुभुज जो होता है ना, उसे समबहुभुज की आकृति कैसे बनती है। तो समबहुभुज बहुभुज की जो आकृति बनती है वो आपके पास है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये आपके पास एक आकृति है। तो ये समबहुभुज की आकृति है। आप इस भुजा को मिलाओगे नहीं। क्यों नहीं मिलाओगे? क्योंकि इसमें भुजाओं की संख्या आपको नहीं पता कि कितनी भुजाओं की संख्या होती है। 10 भुजा है, 8 भुजा है, 15 भुजा है, हमको नहीं पता। बस इतना सा पता है, हम नाम से ये पता कर सकते हैं कि समबहुभुज यानी जो भी भुजा होती है वह भुजा समान लंबाई की होती है। बस भुजा बराबर होती है, बाकी भुजा होती कितनी है ये हम पता नहीं कर सकते। तो इसकी हम आकृति की बात करें समबहुभुज की, तो आकृति कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। ठीक है। इसके अलावा जो इसमें पॉइंट फिक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट फिक्स होता है, और वो पॉइंट क्या रहेगा आपके पास? सर, इसके सभी भाइकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। सभी भाइकोणों का योग, यानी इसमें जो भाइकोण बनेंगे उनका योग कितना होता है आपके पास? है 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट फिक्स होता है ओनली फॉर। तो आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हो चाहे तो कि सर सभी भाइकोणों का योग, सभी भाइकोणों का भाइकोणों का जो योग होता है आपके पास में वो कितना होता है? वो होता है सर हमारे पास है 360 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं जितने भी इसके एक्सटीरियर एंगल है, जो भी सॉरी जितने भी इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम अगर हम निकालेंगे तो 360 डिग्री आएगा। जब पहला पॉइंट आपके पास ये हो गया कि सर इसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे उनको हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा, तो फिर अगला पॉइंट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सभी भाइकोणों का योग 360 डिग्री है, तब प्रत्येक भाइकोण का मान भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट आपके पास बनेगा, वो दूसरा पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मान, प्रत्येक भाइकोण का मान कितना होगा? बताओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए? सर सभी कोणों का जो योग है उसमें आप भाग दे दीजिए भुजाओं की संख्या का। किसका भाग दे दीजिए? एन क्या है आपके पास? है नंबर ऑफ साइड्स। यानी दो पॉइंट तो आपके पास ये फिक्स हो गए। भुजाओं की संख्या कैसे आती है, बिल्कुल सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से इसमें कितने पॉइंट हो सकते हैं? दो पॉइंट तो ये क्लियर है। जब सभी भाइकोणों का योग आपने पता कर लिया कि 360 फिक्स होता है, चाहे इसमें कितनी भी भुजा क्यों ना हो, 360 डिग्री ही इसका होता है। ठीक। अगर हम बात करें इसमें तीसरे नंबर के पॉइंट की, तो तीसरे नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा? सभी भाइकोणों का योग है तो सभी अंतःकोणों का योग भी होना चाहिए। तो अगला हो जाएगा आपके पास में सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग,
सभी अंतःकोणों का योग। कैसे निकलता है सभी अंतःकोणों का योग? फिक्स नहीं होता है सर। अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2, आप इसको अलग मार्कर से लिख लीजिए, n-2 इंटू हो जाएगा आपके पास है 180 डिग्री। n क्या चीज़ है सर? n भुजाओं की संख्या है, लेकिन अभी तक आपको भुजाओं की संख्या पता नहीं लगी है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला है कि सर सभी अंतःकोणों का अगर आपको योग निकालना है, सभी इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं अगर आपको उनका योग निकालना है, सम निकालना है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपके पास सभी अंतःकोण हैं तो सिंपल सी बात है कि अगला पॉइंट आपके पास है प्रत्येक अंतःकोण का आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर प्रत्येक अंतःकोण का अगर आपको मान निकालना है, अंतःकोण का मान अगर आपको निकालना है तो करना क्या पड़ेगा सर? जैसे आपने इस योग में n का भाग दिया था उसी तरीके से इस योग में आप n का भाग दे दीजिए। तो n-2, ये n लिखा है मैंने, x नहीं लिखा, ध्यान में रखिएगा। और भाग दे दीजिएगा किसका? n का भाग दे दीजिए। किसका भाग दे दीजिए? n का। तो 4 पॉइंट हो गए आपके पास। तो फिर पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा सर? पॉइंट नंबर 5 आपके पास ये हो जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि सर आखिरकार हम भुजाओं की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो अगला पॉइंट हो जाएगा सर, अगर मान लीजिए आपको इसमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, अगर मान लीजिए आपको किसकी संख्या निकालनी है, अगर सर हमको भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो भुजाओं की संख्या आप बताओगे कि कैसे निकाल सकते हैं। आप ये बताइएगा, यहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है साधारण फॉर्मेट में। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रत्येक भाइकोण के साथ, तो ये गुणा में हो जाएगा। तो अगर हम n का मान निकालेंगे तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है तो 360 डिग्री, उस 360 डिग्री में भाग दीजिए आप प्रत्येक भाइकोण का। आप भाग किसका लगाओगे सर? हम भाग लगाएंगे प्रत्येक भाइकोण का, प्रत्येक भाइकोण का आप भाग लगाओगे, जिसे हम एक्सटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। तो ही आप इसमें भुजाओं की संख्या निकाल पाओगे, अन्यथा भुजाओं की संख्या नहीं निकाल पाओगे। अगला पॉइंट इसी तरीके से फिर हो जाएगा 6 नंबर का। अगर आपको इसमें डायगोनल्स चाहिए, अगर आपको चाहिए इसमें विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालोगे सर? विकर्णों की संख्या जो आपके पास होगी वो उसके लिए फॉर्मूला फिर से आप रट्टा मारिए, और ये हो जाएगा आपके पास n-3 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 6 पॉइंट तो ये हो गए। एक और पॉइंट हो जाएगा इसी तरीके से आपके पास है 7 नंबर का, और 7 नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा सर? इसके अगर हम बात करें तो देखो बाइकोण कहाँ पर बनते हैं आपके पास है सर? ये इसका बाइकोण है, और इंटीरियर एंगल कहाँ पर बनेगा? ये है आपके पास इंटीरियर एंगल, ये है आपके पास है एक्सटीरियर एंगल। अगर सर हम एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण की बात करें, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो योग होता है वो योग कितना होता है आपके पास है सर? वो योग होता है हमारे पास है 180 डिग्री। यानी आप ये कह सकते हो आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो सर हमारे पास है 180 डिग्री होता है। तो एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है इसमें इन 7 पॉइंटों के अलावा कोई पॉइंट नहीं है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं के बेस पर पूछे जाते हैं, और इसके सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्मूले के बेस पर ही बनते हैं। तो इस तरीके से हम इतने को पॉइंट जो है आपके पास इनका आप आंसर दे सकते हो। आइएगा हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास। सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक समभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है। आप ये बताइए सभी अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है, लेकिन सभी अंतःकोणों का योग कहाँ पर है आपके पास है? ये रहा। यानी हम ये कह सकते हैं सर n-2 इंटू 180 डिग्री का मान दिया हुआ है इसने। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं बना लीजिएगा, देखिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर अगर हम किसकी बात करें, अंतःकोणों का योग कितना होता है आपके पास है? n-2 और इंटू कितना आपके पास है? 180 डिग्री, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 1800 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 डिग्री। इससे ये आपके पास कितनी बार कटेगा सर? ये 10 बार कटेगा। अब n का मान कितना आ जाएगा? ये 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी सर हम ये कह सकते हैं n का मान हमारे पास 12 आ जाएगा। और n क्या चीज़ है? अगर आप इसमें n की बात करोगे तो सर n आपके पास है भुजाओं की संख्या है। n क्या चीज़ है सर? ये है हमारे पास है इसमें भुजाओं की संख्या। n क्या चीज़ है आपके पास सर? ये है हमारे पास है भुजाओं की संख्या है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर हम ये पता कर चुके हैं कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है। भुजाओं की संख्या कितनी है आपके पास सर? 12 है। अगर वो ये भुजाओं की संख्या पूछता तो
12 आपका आंसर होता। लेकिन अब आपके पास अगर भुजाओं की संख्या है तो आप किसी का भी आंसर दे सकते हो, इनमें से जितने भी पॉइंट है ना उनमें से किसी का भी आप आंसर दे पाओगे। यानी हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यही पूछा है हमसे। तो सर अगर हमको इसने विकर्णों की संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। इसमें आप जैसे ही मान रखोगे तो आप ये कह सकते हो कि बहुभुज में कितने विकर्ण हैं। कैसे निकालोगे, जगह खाली है क्या कहीं पे सॉल्व करने के लिए? सर चलिएगा हम यहाँ निकाल लेते हैं। ये लीजिए सर, ये है आपके पास है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला आपके पास है एन। एन की जगह पर आप कितना रखोगे, 12, और गुणा का निशान। n माइनस 3, 12 में से 3 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 9, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास सर? बट्टे में 2 आएगा। 2 से ये 6 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से 54 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है, ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। विकर्णों की संख्या हमने कैसे निकाली? सर हमने क्या किया, इस n की जगह पर 12 रख दिया, तो ये रहा 12 इंटू का निशान, ये है आपके पास है। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो शायद थोड़ा सा, वैसे दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरीके से सर हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं कि इसमें n का मान हमने रख दिया 12, और ये गुणा का निशान है, 12 में से आप 3 घटाओगे 9 और बट्टे 2, तो 54 आपके पास है विकर्णों की संख्या आ जाएगी। ऐसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। आइएगा, ये पूरे पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बस इनके बाहर कुछ नहीं है, आप इनको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जब तक आप रट के भी काम चला सकते हो। आइएगा, एक और क्वेश्चन से हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। उसी तरीके के एक और क्वेश्चन है। एक समबहुभुज के अंतःकोण और बाह्यकोणों के माप का अंतर 100 डिग्री है। यानी आप ये कह सकते हो, एक दे रखा आपको इंटीरियर एंगल, एक दे रखा आपको इंटीरियर एंगल, और एक दे रखा आपको एक्सटीरियर एंगल। आप ये बताइए, एक अंतःकोण का और एक बाह्यकोण का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। भाई ये अभी तो सीखा है आपने, आप यहां से देखिएगा। सर 7 नंबर का पॉइंट यही सीखा है कि आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये तो हमने लिख दिया फॉर्मूले के बेस पर कि ये सर फिक्स होता है, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, अंतःकोण और बाह्य कोण के माप का अंतर इसने दे दिया। यानी हम ये कह सकते हैं सर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, सॉरी माइनस, इसकी जो वैल्यू दी है वो कितना दिया है आपको? 100 डिग्री दिया है। आपसे किसका मान पूछा है? आपसे पूछा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो आप बताइए कैसे निकालते हैं? सर हम भुजाओं की संख्या ऐसे निकालते हैं, 360 डिग्री में हम भाग देते हैं प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का। क्या ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? मानते हो ना इस बात को? सर इसमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछी है तो हम 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्य कोण का भाग देंगे, तब जाकर के आएगी। तो अब बाह्य कोण का मान कहां से निकलेगा? यहां से। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर मान लीजिए बाह्य कोण इसमें छोटा है तो आपको पता है छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? सर अगर हमको इसमें छोटी संख्या का मान निकालना, दोनों को घटा करके 2 का भाग, 180 में से 100 घटाओगे तो 80 आएगा, और 2 का अगर भाग दोगे तो बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ये 360 और बटे 40, इससे ये कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 9 आंसर एकदम राइट है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और वैसे आप नॉर्मल इक्वेशनों को सरल भी कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो? सर इससे हम ये काटेंगे तो 2 एक्सटीरियर एंगल का मान कितना है? 180 डिग्री है। तो फिर एक्सटीरियर वो इंटीरियर एंगल का मान कितना आएगा? 90 डिग्री। आप इस 90 डिग्री के मान को किसी में भी रख दीजिएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या क्या किया भाई? ये सर हमने क्या किया, इन दोनों को जैसे ही जोड़ा है तो हमारे पास कितना आया? एक, इसको इसके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपके पास, दोनों 180 डिग्री, और अंतर कितना आपके पास है? 100 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? सर जो टोटल हो जाएगा ना हमारे पास वो हो जाएगा 280 डिग्री। तो फिर इसका मान कितना आएगा आपके पास? सर ये आएगा हमारे पास 140 डिग्री। अगर आपके पास है इसका मान 140 डिग्री है तो इसके मान को आप किसी भी समीकरण में रख दो। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये समीकरण सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे क्वेश्चन में हमको ये पता है कि बड़ा वाला एंगल कैसे निकालते हैं, छोटा वाला एंगल कैसे निकालते हैं। अगर बड़ी संख्या का मान निकालना तो दोनों को
जोड़ करके 2 का भाग दे दो, और छोटी संख्या का भाग मान निकालना तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। जैसे अब आप ये कहोगे छोटी संख्या बड़ी संख्या हमको कैसा पता लगेगी, आपको पता ऐसे लगेगा कि आप ये देखिए इसमें माइनस किसके आगे है, माइनस जिसके आगे वह संख्या छोटी वाली है, यानी सर इसमें ई के आगे माइनस है, जो भाई कोण है उसके आगे माइनस है, मतलब भाई कोण इसमें छोटा होगा। और अगर भाई कोण छोटा होगा तो हम क्या करेंगे सर, छोटी संख्या निकालने का तरीका है दोनों को घटा करके, दोनों को घटा करके और 2 का भाग दे दीजिए आप, तो 80 बचेगा, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। और अगर आपको इंटीरियर निकालना है, बड़ी संख्या का मान निकालना, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दीजिए आप, दोनों को जोड़ करके किसका भाग दे दीजिए 2 का, तो कितना हो जाएगा आपके पास 140 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भुजाओं की संख्या निकालिए, अब मैंने कहा ना भुजाओं की संख्या आप आराम से निकाल पाओगे, आप बस इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आइएगा हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप आराम से, क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC है और नियत योग, मतलब इनका जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 18 है, तो उसे त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल बताइएगा, मतलब आपको अधिकतम क्षेत्रफल बताना है। कभी भी इस बात का ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो जो समबाहु त्रिभुज होता है ना उसका एरिया सबसे ज्यादा होता है। अगर परिमाप समान है, अगर मान लो 2 त्रिभुजों के परिमाप समान है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया सबसे ज्यादा होता है, बल्कि विषमबाहु त्रिभुज की बजाय समबाहु त्रिभुज का एरिया आपके पास है सबसे अधिक होता है। ये नोट डाल के आप लिख सकते हो। नोट डाल के क्या लिखोगे, यदि सर दिए गए त्रिभुजों का परिमाप बराबर है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया हमेशा अधिक होता है। और समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है सर, समबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है कि समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आपके पास में 18 आना चाहिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर समबाहु त्रिभुज की आपके पास प्रत्येक भुजा 6 हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, ये समबाहु त्रिभुज की आकृति है, प्रत्येक भुजा आपके पास है 6। अब समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो एरिया कैसे निकालते हैं हम, सर ये आपके पास है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला नॉर्मली है आपके पास, निकाल सकते हो आप। क्या होता है √3/4, और ये होता है आपके पास है भुजा स्क्वायर, √3/4 और क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो ये √3/4 है। भुजा का मान कितना आपके पास है सर 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो फिर 4 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 9 बार। तो इस तरीके से सर हम ये कह सकते हैं कि 9√3 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा कुछ और अच्छे लेवल के। चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइएगा। ये औसत का महान प्रसिद्ध क्वेश्चन है, हर एग्जामों में हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास है। क्या क्वेश्चन है आपके पास है कि 4 के प्रथम 9 गुणजों का आपको एवरेज बताना है। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो औसत किसे कहते हैं सर, औसत का अर्थ होता है बीचों बीच की संख्या। भाई औसत किसे कहते हैं, औसत होती है सर, औसत होता है सर क्रमागत संख्याओं के बीचों बीच की संख्या। या फिर आप ये कह सकते हो औसत का फॉर्मूला क्या होता है सर, औसत का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपके पास है प्रथम संख्या, वो होता है आपके पास है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बट्टे में कितना होता है आपके पास है 2 होता है। ये फॉर्मूला औसत का कब काम करता है, जब संख्याएं क्रमागत होती है। संख्या कैसी होनी चाहिए आपके पास क्रमागत। और आप कमाल की बात ये देखोगे कि प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्या होती है सब क्रमागत ही होती है। अभाज्य देखो, आप सम संख्या ले लो, विषम संख्या ले लो, प्राकृत संख्या ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, पूर्णांक संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या ले लो, अगर हम बात करेंगे कोई सी भी संख्याओं की तो सर सभी क्रमागत के अंतर आती है। तो हम ये कह सकते हैं वहां फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 का यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी का भी मल्टीपल होता है, सब क्रमागत में आते हैं। तो सर 4 के प्रथम 9 मल्टीपल लेने हैं, तो आप बताइए एवरेज कैसे निकालोगे। 4 का पहला मल्टीपल कौन सा होता है, 4 होता है। और 4 के क्या 9 नंबर का, सर इसको इससे गुणा कर दीजिए, 9 नंबर का मल्टीपल हो जाएगा 36, और बाकी किसका देना है 2 का। तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। आइएगा
एक और क्वेश्चन लेते हैं, टाइम और वर्क का अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है। अगर आप इसको एलसीएम मेथड से बनाओगे तो आप यकीन मान के चलिएगा ये क्वेश्चन आपको बहुत बुरा लगेगा और बहुत तकलीफ आपको महसूस होगी। उसकी बजाय बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इसलिए कहा गया है कि हमेशा आप ट्रिक्सों के पीछे मत भागिए, कुछ क्वेश्चनों में बेसिक भी समझ लिया करो। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी और सी में से प्रत्येक इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, तीनों साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ करते हैं और एक्स दिन तक कार्य करते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम नॉर्मल पढ़ते थे वो ऐसा था कि 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए छोड़ के चला जाता था, बी और सी शेष कार्य को कितने दिन में करते हैं। ऐसे हमको क्या दिया और रहता था, जब हम एलसीएम वाला मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर दिनों की संख्या दी हुई मिलती है, तो हम बहुत इजीली तरीके से उस क्वेश्चन को बना लेते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही है सर कि तीनों ने मिलकर साथ काम किया और वो कितने दिन तक किया, एक्स दिन तक कार्य साथ किया। पहली बात तो यहाँ पर ये नहीं पता लगाया कि कितने दिन तक साथ काम किया, फिर एक कार्य को छोड़ के चला गया, तथा बी और सी ने मिलकर शेष कार्य को फिर से एक्स दिन में पूरा किया, तो एक्स का मान कितना होगा। बेसिक से एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। कैसे, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे एक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे इसका एक दिन का काम बताओ। तो एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे सर, एक दिन का काम हम ऐसे निकालते हैं 1/9। मैं ये कह रहा हूँ 2 दिन का काम बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं 2/9। मैंने कहा 5 दिन का काम, तो 5/4, 5/9। ऐसे हम इनका काम निकालते हैं। हम काम कैसे निकालते हैं, अगर कोई मान लो कोई आदमी ए 9 दिन में पूरा काम करता है तो कितने दिन का काम निकालना है। जैसे आपको एक्स दिन का काम निकालना है इसका, अगर सर हम इसका ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर हम इसका एक्स दिन का काम निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास है x/9 प्लस का निशान। ये हमारे पास ए का काम आ गया, ए का काम x/9 क्यों आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा कि तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य को प्रारंभ किया और एक्स दिन तक कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है, मतलब ए ने पूरा एक्स दिन तक काम किया है। फिर उसके बाद में सर जब एक्स दिन तक ए ने काम किया है ना, उस टाइम बी और सी ने भी काम किया है, मतलब ये भी एक्स दिन काम करेगा, ये भी एक्स दिन काम करेगा, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ो, तथा बी और सी ने मिलकर शेष काम को एक्स दिन में किया, यानी कि इन्होंने यहाँ भी साथ थे, इस एक्स के साथ भी बी और सी थे और इस एक्स के साथ भी बी और सी थे, मतलब बी का काम 1x और 1x 2x। सर बी ने जो टोटल काम किया है ना वो 2x दिन काम किया है, और सी ने भी जो टोटल काम किया है वो 2x दिन काम किया है, और ये पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में प्रत्येक काम को। तो ये 18 दिन का इनका काम हो गया, यानी कि सर ये पूरा काम जो कर सकता है वो 18 दिन, बी 18 दिन में पूरा काम कर सकता है। लेकिन ये 2x दिन का कार्य है, इसने x दिन काम किया, इसने 2x दिन काम किया, इसने 2x दिन काम किया, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इनका टोटल काम 1 है। टोटल काम कितना, 1 है। नॉर्मल सिचुएशन है, आप आंसर बता दीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा आपके पास है सर, 18 आएगा। इसका बाद कितनी बार, 2 बार, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 2x है, और बराबर कितना आपके पास है, 1/1 मान लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 6x बराबर 18। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से फिर से हम करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ऐसा क्वेश्चन सरल ब्याज में भी आता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को मुझे पता है आप बिल्कुल सेकंडों में बना पाओगे। चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक निवेश की गई 6 वर्षों में राशि 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि 27 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के तहत एक निवेश की गई राशि सर 6 वर्ष में, 6 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, 6 वर्ष में राशि सर हमारे पास है 3 गुना हो जाती है। सिर्फ आप इसी लाइन को समझ लीजिए, अगर आपने एक लाइन समझ ली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का है तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि 6 वर्ष में राशि 3 गुना हो जाती है। इस लाइन का अर्थ ये है कि सर जो भी हिसाब होगा ना ब्याज का वो हर 3 साल के बाद हिसाब होगा, और हर 6 साल के बाद हिसाब होगा। यानी पहला हिसाब कब हुआ, 6 साल में, अगला हिसाब कब होगा, 12 साल बाद, फिर अगला हिसाब कब होगा, 18 साल बाद, फिर अगला हिसाब कब होगा, 24 साल बाद। इसका अर्थ तो ये है, एक अर्थ तो आप समझ गए कि सर इसने कहा कि 6 वर्षों में, मतलब हर 6 महीने के बाद हिसाब होगा। अब हम उस लाइन का अर्थ समझते हैं।
3 गुना राशि हो जाती है। जितनी भी राशि है वो हर 6 साल में 3-3 गुना होती जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं फिर 12 साल में कितनी हो जाएगी, जितनी भी राशि थी ना उसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा आपके पास है 9, कितनी हो गई 9 गुना हो गई। फिर 18 साल में कितनी हो जाएगी, जितनी भी राशि है ना उसका 3 गुना। तो कितनी हो जाएगी आपके पास सर, हमारे पास है 27 गुना हो जाएगी। और अगर आपसे और भी पूछता तो 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3 गुना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास हो जाएगा 81 गुना। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि राशि 27 गुना कितने में हुई है, तो 27 गुना ही आपसे पूछा है। तो आप ये कह सकते हो 18 साल में हुई है। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट सहित समझने होते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, अजय, माया और मोहन ने क्रमशः इतने के अनुपात में निवेश किया। ओके करने दीजिएगा निवेश को। आगे, वर्ष के अंत में उन्होंने इतने रुपए का लाभ कमाया जो कि उनके कुल निवेश का 70% था। माया ने कितना निवेश किया। आप ये बताइएगा, माया का आपसे निवेश पूछा है, इसकी पूंजी पूछी है, और हमारे पास है ये निवेश का रेशो है। भाई ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या है आपके पास सर, ये निवेश का रेशो है। अगर आपके पास में टोटल निवेश आ जाता है, टोटल निवेश अगर आपके पास आ जाता है तो इस रेशियो में बांटना ही है फिर तो। और टोटल निवेश आएगा कैसे, वो इस लाइन से आएगा सर, कुल निवेश का 70% है। 70% कौन है आपके पास है, ये प्रॉफिट है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमको 70% का मान दिया है। 70% का मान कितना दिया है, 69,300। अगर मान लो 70% का मान इतना है तो निवेश की यूनिट कितनी बनेगी, पूरा 100% बनेगी। कि 100% का मान कितना है, आप बना दीजिए, एक जीरो और परसेंटेज कट जाएगी। 7 से आप काट दीजिए, सतनाम 63 आपके पास और नाम 63। तो सर इस तरीके से इसका जो टोटल निवेश है ना वो आप गया आपके पास है 9900, 9,900। टोटल कितना हो गया आपके पास सर, आपके पास हो गया डबल जीरो तो यहाँ 000 हो जाएगी। इतना इसके पास है टोटल निवेश है। ये क्या है इसका सर, ये इसका कुल निवेश है। अब करना कुछ नहीं है, आपने जब कुल निवेश इसका निकाल दिया है तो इस निवेश को आप सिर्फ और सिर्फ इस रेशियो में बांटिएगा। और आपसे पूछा है कि माया का निवेश कितना है, माया बीच में है मतलब 16 का मान आपसे पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं सर आपसे माया का निवेश पूछा है। आपसे किसका निवेश पूछा है, माया का। टोटल बटे टोटल, टोटल इतना है और इनका टोटल कितना हो जाएगा सर, इनके टोटल की अगर हम बात करें तो ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, 16 और 6 22 हो जाएगा, और 22 और 11 33 हो जाएगा। और जिसका हमको मान निकालना उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको माया का मान निकालना 16 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 48,000 एकदम राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। क्लियर है। आइएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है औसत का। आप इसको बेसिक से बना सकते हो और शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर डेटा छोटा मोटा है, आप बेसिक से इसको आराम से बना पाओगे। बेसिक से कैसे बनाना है सर, 1 2 3 4 संख्या का औसत इतना है तो ए का मान पूछा है, तो कुछ नहीं, इसमें राशियों को एक बटा राशियों की संख्या लगा दो। पहली संख्या कितनी है आपके पास, पहली संख्या इतनी है। दूसरी संख्या कितनी है आपके पास, 10.8 है। तीसरी संख्या कितनी है आपके पास, 20 है। और चौथी संख्या ए है। तो सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और बराबर कितना आपके पास है 15, तो 15/1 मान लीजिएगा। तो देखिएगा आप इन सबको जोड़ दीजिए सर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30.8। 30.8 में आप ये जोड़ दीजिए तो 30.8 कितना है आपके पास है, 30.8 है। इसमें 6.5 जोड़ दीजिए तो 8 और 5 13 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये 7 और ये 3, यानी सर 37.3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास है 37.3 प्लस ए बराबर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो जाएगा ना, ये इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ए का मान कितना आएगा, 30 का मतलब कितना होता है सर, 30 का मतलब 70 होता है, वो सॉरी 30 का 100 में से 30 घटाओगे तो पॉइंट कितना आएगा, लास्ट में 7 आएगा, जो कि अच्छा 7 तो सब जगह ही है यार। ओके, फिर 59 में से आप कितना घटाओगे, इतना घटाओगे तो हमारे पास बचेगा फिर सर, हमारे पास है इतना। तो 22.7 आपके पास एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमने कुछ नहीं किया, इस संख्या में से इस संख्या को घटाया तो डेटा आपके पास में नॉर्मल था, तो आपने इस तरीके से आंसर बता दिया। अन्यथा आप इसको डेविएशन मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन हम उससे नहीं बनाएंगे क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन इजी था आपके पास। तो ये था आपके पास कौन सा, 7 नंबर का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक भिन्न का अंश उसके हर से
8 कम है, यानी ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा 2 इक्वेशन बनती है। अब आपकी मर्जी है कि आप किस इक्वेशन से क्वेश्चन को बना पाते हो। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, नहीं दिख रहा हो तो। एक भिन्न का अंश उसके हर से 8 कम है, यदि हर में 5 और अंश में 4 की वृद्धि की जाती है तो हमें भिन्न 3/4 प्राप्त होती है। ये कितना है आपके पास, ये अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख दिया जाए कि ये 3/4 लिखा हुआ है। तो हमें भिन्न के रूप में 3/4 प्राप्त होता है। आपको बताना है कि मूल भिन्न कितनी होगी, ये आपके पास में क्वेश्चन है, मूल भिन्न कितनी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा 2 इक्वेशन बनती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कभी भी लाइफ में अगर ऐसा क्वेश्चन करना है तो आप बाई ऑप्शन जाइएगा, बहुत इजीली तरीके से बनेगा। पहली वाली जो इक्वेशन है उससे आप बाई ऑप्शन जाओ, या फिर अगर उससे पार नहीं पड़े तो दूसरी वाली इक्वेशन से जाओ। पहली वाली क्या है सर, पहली वाली ये कि एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से 8 कम है। तो आप ये देखिएगा, क्या ये इससे 8 कम है, अरे सर 2 ही कम है, आसपास ही नहीं है आंसर। आप ये देखिए इससे कितना कम है सर, 4 कम है, बिल्कुल नहीं है। ये 2 कम था, ये कितना कम था, 4 कम था। ये कितना कम है आपके पास, 3 कम है, तो ये भी आंसर नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सर 8 कम है, तो आप वैसे ही कर सकते हो। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चनों में हम इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमको बेसिक तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है, ये कन्फर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा माइंड का यूज करते हैं, और एग्जामिनर को भी पता है कि वो ऑप्शन ऐसे देता है ताकि वो इक्वेशनों से बन सके। क्योंकि वैसे आप बनाओगे तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा, बेसिक के अलावा फिर इनका कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन को बना लिया है। और आप चाहे तो अगली स्टेप भी यूज कर सकते थे, यदि हर में 5 और अंश में 3 की वृद्धि की जाती है, यानी आप ये कह सकते हो सर x बटे क्या है आपके पास y है। अगर हम हर में तो 5 की वृद्धि और अंश में अगर हम 3 की वृद्धि करें तो परिणाम आपके पास 3/4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3/4। तो हम इसी ऑप्शन को उठा लेते हैं। अगर सर हम इसमें 3 की वृद्धि करते हैं तो 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बट्टे बाई का मान कितना, 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बताओ क्या ये 3/4 आ जाएगा, बिल्कुल 1 0 से 1 0 सर 3/4 आ गया। तो दोनों इक्वेशनों से आप आंसर को चेक कर पाओगे। आइएगा, इसी तरीके से आपके पास है एक और क्वेश्चन है, आप तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ोगे। ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपके पास है। और क्या क्वेश्चन है, एक स्कूल में 8 AM पर 2 घंटियां बजती है, एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है और दूसरी घंटी हर 40 मिनट के बाद बजती है। यदि स्कूल 2 PM पर खत्म होता है तो दिन में कितनी बार घंटियां एक साथ बजेंगी। सबसे पहले ये देखो कि स्कूल का टाइमिंग क्या है, कितने घंटे तक स्कूल ओपन रहता है। अगर सर हम ये बात करें तो 8 बजे स्कूल ओपन होता है और 2 बजे तक, 8 4 2 यानी 6 हो गए आपके पास, 6 घंटे ओपन रहा। अगर हम बात करें टोटल टाइम कितना आपके पास है, 6 घंटे। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसमें अगर हम कुल समय की बात करें जो स्कूल ओपन है, कुल समय ओपन इस कुल समय कुल समय ओपन का कितना है आपके पास है, 6 घंटे। कुल समय कितना ओपन का, 6 घंटे, ठीक है। एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है और दूसरी जो घंटी है हर 40 मिनट के बाद बजती है। पहले आप इन दोनों घंटियों का एक साथ बजने का टाइम निकालो, यानी आप ये कह सकते हो एक साथ बजने का क्या निकालोगे, टाइम। तो एक साथ बजने का टाइम कैसे निकलेगा, एक साथ बजने का टाइम, एक साथ बजने का टाइम हम का समय हम ऐसे निकालेंगे सर, एक पहली वाली जो घंटी है वो 30 मिनट के बाद बजती है और अगली वाली जो है वो 40 मिनट के बाद बजती है। तो हम अच्छे से जानते हैं सर कि एक साथ बजने का अर्थ ये होता है कि हमको इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है। तो इस तरीके से हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 120 मिनट आता है। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया आपके पास है 2 घंटे। यानी कि सर एक साथ बजने का जो समय है ना वो आपके पास है 2 घंटे। 2 घंटे में वो एक साथ बजती है। और आपका स्कूल कितने घंटे चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि आप एक साथ बजने का समय मत बताइएगा, आप इनकी संख्या बताइएगा एक साथ बजने की कि ये कितनी बार बज जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इसे 6 में भाग किसका देना है, 3 का। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आपसे बजने की संख्या पूछी जाए तो एक हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो इस तरीके से 3, 1 मिनट, 3 का भाग थोड़ी ना देंगे, हम भाग देंगे 2 का। ये 120 ही हुआ ना, बिल्कुल हम भाग देंगे 2 का। तो कितना हो गया आपके पास, 3, 3 + 1। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो कितनी बार बजेगी सर, 4 बार बजेगी। तो किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में है। ध्यान रखिएगा,
एक बार फिर से आप सुनिएगा कि हमने क्या किया। सर सबसे पहले तो कुल समय ओपन का निकाल लिया, 6 घंटे है स्कूल हमारे पास में, 6 घंटे तक ओपन था। और 1 7 बजने का हमने समय निकाला, 1 घंटे 30 मिनट के बाद बजती है, 1 40 मिनट के बाद, तो 120 मिनट में दोनों एक साथ बजेंगी, यानी 2 घंटे में जाकर के वो एक साथ बजती है। अब हमारे पास में टोटल 6 घंटे होते हैं, तो हमने क्या किया कि 6 घंटे में सर वो 3 बार बज गई, लेकिन एक हमने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया है, वो इसलिए ऐड किया है कि जब हम स्टार्टिंग में पढ़ने जाते हैं तो जैसे ही घंटी बजती है हम स्कूल के अंदर जाते हैं, तो उसका टाइम इसमें काउंट नहीं होता है। यानी कि एक बार तो स्टार्टिंग में वो बजा देता है दोनों घंटियों को 8 बजे, 8 बजे के बाद फिर 3 बार और बजेंगी और आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग का टाइम हमको यहाँ शो नहीं हुआ है, इस कारण से हम एक एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितनी बार घंटियां एक साथ बजेंगी, तो एक आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि ये घंटियां कब एक साथ बजेंगी, तो 120 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगी, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये क्या है, कितनी बार घंटियां बजेंगी तो एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, और एक साथ बजने का समय पूछे तो लघुत्तम लेना है। तो क्या लेना है आपको, लघुत्तम लेना है। आइएगा पढ़िएगा, कुछ अलजेब्रा के छोटे मोटे क्वेश्चन हैं आपके पास है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन आपको? ठीक है सर, क्वेश्चन हमारे पास है क्या है अलजेब्रा का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको बड़ी पावर से छोटी पावर में आना है। यानी सर x की पावर 2 + 1 अपन x की पावर 2 का मान इतना है, और आपको यहाँ पर आना है। अलजेब्रा का जो पहला टाइप बनता है, वो पहला टाइप क्या बनता है सर, हम छोटी पावर से बड़ी पावर में जाते हैं, ये पहला टाइप होता है अलजेब्रा का। यानी कि सर कोई भी छोटी पावर दे रखी है तो उससे हम बड़ी पावर में जाते हैं। और दूसरा टाइप क्या बनता है सर, हम वापस आते हैं बड़ी पावर से छोटी पावर में। जैसे हम परसेंटेज पढ़ते हैं, आपने देखा है परसेंटेज में हम क्या पढ़ते हैं सर, पहले हम परसेंटेज में जाना सीखते हैं और फिर परसेंटेज से वापस आना सीखते हैं। उसी तरीके से अलजेब्रा की कहानी चलती है। सर हम पहले बड़ी पावर में जाते हैं, बड़ी पावर में जाने के लिए वर्ग करना पड़ता है या क्यूब करना पड़ता है, लेकिन आप वापस आओगे भाई, जब आपको बड़ी पावर में जाना है तो आप या तो वर्ग करोगे या क्यूब करोगे। जैसे ही वर्ग करोगे तो आप बड़े बन जाओगे, लेकिन आपको बड़े से छोटा होना है, तो वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। घन का उल्टा क्या होता है, घनमूल होता है। तो सर अगर हमको बड़ी पावर से छोटी पावर में आना है, तो हम यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर घनमूल निकालेंगे। एक कॉल आ रहा है मेरे पास पहले, ठीक है चलिएगा। तो करना क्या था सर, हमको इस क्वेश्चन में बड़ी पावर से छोटी पावर में आना है। तो आप ये बताइए कितने से आना है सर, हमको केवल वर्ग से और वर्गमूल में आना है। तो हमको करना कुछ नहीं है। अब आप ये जो संख्या दिखाई दे रही है ना, या तो इसमें आप प्लस का 2 करोगे या फिर आप माइनस का 2 करोगे, बस इतना सा काम करिए। अब आप ये कहोगे सर हमको तो आइडिया ही नहीं लगता है कि प्लस का 2 करना है या माइनस का 2 करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये देखो कि प्लस का 2 करोगे जब आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, या माइनस का 2 करोगे जब पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। सर हम प्लस का 2 करेंगे जब पूर्ण वर्ग बनेगी। वैसे ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आप माइनस का 2 भी कर सकते हो, क्योंकि वहां माइनस का मान पूछ लिया तो। लेकिन ज्यादातर 90% क्वेश्चनों में हमारा तरीका काम कर जाता है। कौन सा तरीका काम कर जाता है कि सर मान लीजिए कि आपको बड़ी पावर से छोटी पावर में जाना है, ये तो कन्फर्म है कि इसमें या तो प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा। या तो आपके पास है इसमें प्लस का 2 होगा, और प्लस माइनस का 2 करने के बाद आपको वर्गमूल लेना है। लेकिन सर प्लस से प्लस में ही जाना है, तो फिर आप इसमें प्लस का 2 कर दीजिए। जैसे ही प्लस का 2 करोगे 81 बनेगा। अब आपको क्या करना है सर, इसका वर्गमूल लेना है। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मैंने कहा ये एक ट्रिक्स भी है पता करने का तरीका कि सर आप ये देखो कि ये आपने देखा कि आंसर आपका किस में, अंडर रूट के अंदर नहीं है। अगर रूट में आपका आंसर नहीं है तो ये कन्फर्म आप कह सकते हो कि इसमें संख्या 2+ होगी। अगर रूट में आंसर हुआ तो फिर आप सोचो कि आपको जाना किस में है। देखो एक और क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में इसी तरीके से, इसमें आपको फिर से किया इसी तरीके का काम। इसने क्या किया है सर, इस बार प्लस से आपको किस में आना है, माइनस में आना है। तो आपको ये बता दिया है कि कभी भी आपको छोटी पावर में आना है तो +2 या -2 के द्वारा आ सकते हो आप। तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर, अगर हम +2 करेंगे तो 125 करेंगे, तो 125 का तो वर्गमूल आता नहीं है, बल्कि 125 का घनमूल जरूर आता है, 5 होता है।
तो सर ये कन्फर्म हम कह सकते हैं इसमें से 2 घटेगा। 2 घटते ही आपके पास कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 121 हो जाएगा। और 121 में से बाहर कितना आएगा, 11, और वही आपका आंसर। क्योंकि इसका जो जब आप वर्गमूल लोगे तो ये x-1/x हो जाएगा, और इसका जब आप 121 का आप वर्गमूल लोगे तो 11 आएगा। इसमें से बाहर कितना आएगा आपके पास, 11 आएगा। ठीक है ना भाई। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें सर हमको बड़ी पावर में जाना है। अब बड़ी पावर में कैसे जाया जाता है ये भी आप जानते ही होंगे, अलजेब्रा मैंने पढ़ा भी रखा है। वैसे भाई अलजेब्रा के मैंने लगभग काफी टाइप आपको पढ़ा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। इससे पहले जो एक स्टार क्रैश कोर्स था उसमें अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, और उन क्लासों को मैं ऐड करके आपको फिर से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है अलजेब्रा का। और वैसे यूट्यूब पर फ्री भी है, अलजेब्रा उपकार क्लासेस जयपुर बोलना आप, आपके पास अलजेब्रा की क्लासे आ जाएंगे। अभी 2 महीने पहले लगभग पढ़ाया, उसमें ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। यदि x+1/x का मान 17 है, अगर आपको जानना है कि अलजेब्रा कहाँ पर है, तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पर, और प्लेलिस्ट का नाम है स्टार क्रैश कोर्स 2.0। स्टार क्रैश कोर्स 2.0, वहां पर आपको अलजेब्रा की सारी क्लासें मिलेंगी। बहुत ये सारे क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी वाले क्वेश्चन हमने उसमें ले रखे हैं। ठीक है ना। तो देखिए सर, हमको x+1/x का मान है और आपको वर्ग में जाना है, बड़ी संख्या में जाना है। मैं तो आपसे ये कहूंगा, कभी भी अगर आपको डबल पावर में जाना है, कभी भी डबल पावर में जाना है, तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, और वो है संख्या का स्क्वायर -2। क्या है आपके पास, संख्या का स्क्वायर -2 है। तो आपको किस में जाना है, x² + 1/x²। तो संख्या कितनी है आपके पास, 17। 17 का स्क्वायर माइनस कितना करोगे आप, 2। तो बताइए 289, तो ये हो जाएगा 287। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा, अब ये कहानी मैं आपको समझाना नहीं चाहता, क्योंकि ये फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। पहला जो प्रैक्टिस सेट है ना, मैं इसकी अलग से ही वीडियो बना करके आपको डाल दूंगा कि 2 पावर में जाना, 3 पावर में जाना, 4 पावर में जाना, कैसे जाया जाता है। आइएगा, अभी तो हाल फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। आप तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है हमारे पास है ये है 5x+y बराबर इतना है और इतने का इतना है, तो इसका हमसे मान पूछा है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आधार समान है तो घातें बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको बेस इनके समान करने पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, घातांक और करनी जब आप पढ़ते हो तो घातांक और करनी का ये रूल होता है कि सर अगर उनके आधार बराबर है तो घातें हम बराबर कर सकते हैं। कैसे आधार बराबर है, आधार किसको बोलते हैं, जैसे ये 5 इनका बेस है और ये घात है, तो सर ये 5 है और घात x+y है, तो आपका काम ये है कि आप इसको 5 की पावर बनाओ। तो ये लगभग लगभग 5 की पावर कितना हो सकता है सर, अगर हम 5 की पावर 4 की बात करें तो 625 होता है, और 625 को अगर हम 5 से गुणा कर दें, तो 625 को 5 से गुणा कर देंगे, शायद ये आ जाएगा आपके पास। तो सर ये 5 की पावर 5 है, क्योंकि देखो 5 की पावर 4 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 625 होता है। अगर हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो 30, और ये 31 ही तो है बिल्कुल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये 5 की पावर 5 है, ये 5 की पावर x+y है। इसका अर्थ ये है इस 5 से हम इस 5 को कैंसिल मान सकते हैं, सिर्फ होता नहीं है, फिर हम घाते बराबर कर सकते हैं। यानी कि सर x+y, इसका मान कितना आपके पास है, 5 है। इसी तरीके से अगर ये 3 की पावर है आपके पास, तो ये कन्फर्म है कि 3 की पावर कुछ ना कुछ तो है। तो सर देखिए 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, हम ये अच्छे से जानते हैं कि इसका मान 27 होता है, और इसका मान भी कितना होता है हमारे पास, 27 होता है। और 27 का तो 729 ही रह जाता है। तो 729 को लगभग लगभग किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 और से, मतलब सर 3 की पावर 1 और है। तो ये जो संख्या है ये कितनी है आपके पास सर, ये 3 की पावर 7 है, क्योंकि ये घातें जुड़ती है। तो देखो इसको आप गुणा करोगे तो 21, तो लगभग पहुंच गए हम इसके एवरेज में। तो हम ये कह सकते हैं सर ये 3 की पावर 7। तो अब आप आपकी सुविधा के लिए कैंसिल मान सकते हो। तो ये हो गया आपके पास है 3x-y, और बराबर कितना लिखना है आपको, 7 लिखना है। देखो इक्वेशन कितनी इजी हो गई आपके पास, y से y कट गया, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4x बराबर 12। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर x का मान आपके पास 3 है, तो सर y का भी मान हम निकाल पाएंगे। y का मान तो देखो यहाँ रख दो आप, x का मान यहाँ रख दो, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से y का मान 2 आ गया। जब आपके पास सभी के मान है तो आप क्वेश्चन पे जाओ ना फिर सीधे ही।
सर x का मान कितना आपके पास है 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा माइनस का निशान। और y का मान 2 है तो ये 64 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो 59 करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये भी काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। पिछले 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2 साल हो गए इस क्वेश्चन को चलते हुए। इजी क्वेश्चन है। आपको अगर इनकी फ्रैक्शन बनाना आता है ना तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बाकी नहीं आता बनाना तो भी आप कर सकते हो साथ के साथ भी। ईंधन की कीमत में क्रमिक 3 महीनों में इतने इतने परसेंट की कमी होती है। यानी सर 45% की अगर कमी हो गई तो हमको फ्रैक्शन बनाना नहीं आता, थोड़ी देर के लिए ये सोचो। तो 45% की कमी है तो 50 बटे कितना करोगे 100, गुणा का निशान। 50% की कमी है तो 50 बटे कितना करोगे आप 100, गुणा का निशान। 25% की कमी है तो 75 बटे कितना करोगे आप 100। और चौथे महीने में वृद्धि है 65 की तो 165 बटे कितना करोगे आप 100। 165 बटे कितना करोगे 100। मैंने आपको क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता रखा है कि जब भी आप 100 वाला मेथड यूज करते हो तो आप एक 100 को बिल्कुल भी मत काटना, अगर कटे तब भी नहीं काटना है, बाकी को काट लो। अगर आपको फ्रैक्शन याद होती ना 25% की, तो आपको पता है कितना 1/4 माइनस, तो सीधे आप 3/4 लिख देते। लेकिन अब हमको काटना पड़ेगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। 50% की फ्रैक्शन याद होती तो आपको पता है 1/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 आ जाता। ठीक है, वैसे 50 से 1 बार 2 बार, 5 से कितनी बार 11 बार, 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास 20 बार। ठीक है, अब कुछ भी कटता हुआ हमको नहीं दिख रहा है इसके अलावा। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 × 3 करोगे 33 हो जाएगा। 11 × 3 करो कितना हो जाएगा आपके पास 33। तो सर 33 को आप गुणा कर दीजिए 165 से। 165 है इंटू कितना कर दीजिए आप 33 कर दीजिए, देखते हैं कितना आएगा ऊपर। सर अगर हम इसको इससे गुणा करते हैं तो 33 पिंजो कितना हो जाएगा आपके पास है, लगभग लगभग कितना आ जाएगा। तो फिर भाग भी देना है आपको, ध्यान रखिए किसका भाग देना है आपको। सर फिर भाग देना 8 8 दूनी का 16, 160 से भाग देना है। अच्छा और कटेगा अभी 165 से करने की जरूरत नहीं, ये तो कट रहा है ना, केवल हम एक को ही तो नहीं काटते हैं। सर हम 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार। और 5 से काटेंगे तो देखिए सर 5 तिया 15 और 5 तिया 15, बिल्कुल चलो शाबाश, अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। ये हो जाएगा आपके पास है कितना 33। तो सर 33 × 33, 33 का वर्ग कितना होता है आपके पास है 961। कितना होता है आपके पास है 33 का वर्ग कितना होता है आपके पास है। सर देखिए इसको इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा आपके पास है 961 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 961। अब हम ये कह सकते हैं सर ऊपर हो गया हमारे पास है 961, और बट्टे में कितना हमारे पास, बट्टे में है सर हमारे पास है 16, 16 दूनी का 32। और गुणा किससे करो, गुणा करेंगे सर हम 100 से। अब आपको पता है कि सर हम 32 का भाग इसमें आराम से दे सकते हैं। 32 का भाग लगभग कितनी बार जाएगा सर, 32 का भाग पहले तो जा रहा है आपके पास है 3 बार। पहले कितनी बार जा रहा है आपके पास है 3 बार जा रहा है। ओके 32 का भाग 3 बार जा रहा है ना, फिर हो जाएगा आपके पास है लगभग लगभग, 1 मिनट यार, जो 33 का वर्ग हमने किया है वो तो गलत किया है। 31 का होता है 961 तो, ठीक है ना। देखो 33 का अगर हमको वर्ग करना है तो वर्ग हम कैसे करते हैं। सर इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास, सर इसका वर्ग हो जाएगा आपके पास है 0 और इसका वर्ग भी कितना हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है 9। फिर इसके बाद 3 तिया 9 और 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18, आप इसमें ऐड कर दीजिए तो 9, ये हो जाएगा 8 और ये 10, 1089, ये हो जाएगा 189। और बट्टे में कितना आएगा सर, बट्टे में हमारे पास आ रहा है 16 दूनी का 32 और गुणा कितना आपके पास है 100 है। आपको करना कुछ नहीं है, 32 का भाग इसमें देना है। 32 का हम जैसे ही भाग देंगे तो पहले बार कितनी बार जाएगा सर, 32 चौको कितना हो जाएगा आपके पास है 32 तिया, यानी सर 3 बार चल जाएगा आपके पास है। फिर कितनी बार चल जाएगा, लगभग 4 बार चल जाएगा पॉइंट, फिर 0 लग जाएगा और फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और बट्टे में कितना आपके पास है 100 है, यानी सर जो मूल्य पहले 100 था वो इतना रह गया, 100 रह गया, तो आप ये कह सकते हो 0.97 तो लास्ट में आएगा। तो 97 किस ऑप्शन में सर, एक ही ऑप्शन में। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो आंसर आएगा वो 65.97 आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं। और कैलकुलेशन टपोरी मपोरी कैलकुलेशन है, ये देखो 33 × 33 आपके पास 1089 हो गया। आप अगर इसे 100 को काट देते हो ना तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा पैदा करता है, क्योंकि आप देखो केवल 32 का भाग पॉइंटों में छोटा मोटा ही देना था आपको, और 100 पे डायरेक्ट आप आंसर ले आए।
100 पर आप डायरेक्ट क्या ले आते हो, आंसर ले आते हो। और वैसे आपने देखा है कि 100 कट भी नहीं रहा था आपका, लेकिन एक 100 को आप बचा के रखते हो ना सेपरेट, तो बहुत फायदा मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बनाने हैं। ये कैलकुलेशन पर आपको खुद को काम करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। आप 16 नंबर के क्वेश्चन पर आइएगा। दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए कि बड़ी संख्या कितनी होगी। आप एक काम करिए, इसमें बड़ी और छोटी संख्या कुछ ही मान लीजिए। बड़ी संख्या का दोगुना, तो बड़ी संख्या क्या मान लीजिए आप, a मान लीजिए। छोटी संख्या आप क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमने बड़ी संख्या को क्या मान लिया, a मान लिया, छोटी संख्या को हमने b मान लिया। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाते जाओ। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दो संख्याओं का अंतर आपके पास कितना है, 8 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर कितना है आपके पास, 8 है। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन, बड़ी संख्या का दोगुना, बड़ी संख्या का दोगुना कितना होता है आपके पास है 2a। छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा आपके पास, इतना। कितना अधिक है आपके पास है, 4 अधिक है। बस आपसे बड़ी संख्या पूछी, यानी आपसे सिर्फ और सिर्फ किसका मान पूछा, a का। अगर आपको a का मान निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको b काटना पड़ेगा। तो b काटने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। भाई 3 से गुणा करेंगे 3b हो जाएगा। 3b होगा कि नहीं होगा सर, ये आपके पास 3b हो जाएगा। ये आपके पास देखो ये 3a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, ये 24 है। लेकिन दोनों माइनस माइनस है, तो एक किसी भी संख्या को प्लस का कर दो। इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, क्योंकि निशान बदलते हैं, इससे ये कट जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं सर ये किसका हो जाएगा, ये प्लस था ना पहले आपके पास, ये माइनस का हो जाएगा आपके पास। अगर ये माइनस का हो जाएगा तो 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो सिर्फ a बचेगा। और सर 24 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो b आएगा ओनली 4, 20 आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में है। नॉर्मल इक्वेशन है, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। आइएगा हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन को आप आराम से तसल्ली पूर्वक पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 1,000 रुपये का मूलधन किस वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने की अवधि में 1728 हो जाएगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है। आपने पढ़ा है सीआई के जो क्वेश्चन हम बनाते हैं उनमें कंडीशन देखते हैं कि शर्त क्या है। इसमें जो शर्त आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है, अर्धवार्षिक। और शर्त अर्धवार्षिक है तो आप ये बताइए, शर्त अर्धवार्षिक है तो हम समय को क्या करते हैं सर, हम समय को करते हैं दोगुना। और दर को हम क्या करते हैं सर, दर को हम करते हैं आधी। दर को हम क्या करते हैं, आधी करते हैं, यानी कि 1/2 करते हैं। भाई समय दोगुना दर आधी हो जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो ये 1 वर्ष और 6 महीने, तो ये कितने हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास है 3 वर्ष। अब दर तो इसमें है ही नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चनों में दर पूछिए तो आपको करना क्या होता है, फाइनली क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए सर आपको 1 साल पे आना पड़ेगा, क्वेश्चन को 1 साल में ले जाना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन अभी कहाँ पर बना हुआ है सर, 3 साल बाद बना हुआ है। क्वेश्चन कहाँ पर है, 3 साल बाद सॉल्व हो रखा है। आप इसको 1 साल पे लेके जाइए, जब जब आपको दर निकालनी है आपको 1 साल पे ही आना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे सर यहाँ 2 साल होता तो फिर 2 साल से 1 साल में आओ। 4 साल होता, 4 साल कभी नहीं होता है। आप यकीन मानिए, या तो 3 साल होगा या फिर यहाँ 2 साल होगा, बस इसके अलावा नहीं होता है। इसमें आपके पास है 3 साल है, तो 3 साल को हम कैसे लिखेंगे सर, क्वेश्चन हमारा 3 साल के अंदर है। तो 3 साल में आप देखो कि इसका मूलधन कितना है और इसका प्रिंसिपल कितना, सॉरी इसका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है और इसका अमाउंट कितना है। सर प्रिंसिपल की बात करें ना तो प्रिंसिपल है आपके पास है 1,000, अनुपात लीजिए। और ये कितना है आपके पास, अमाउंट है हमारे पास इतना। अब 3 साल से पहले आप 1 साल पे आइएगा। आपको खुद नहीं लग रहा कि सर 3 साल से 1 साल में आने के लिए हमको घनमूल लेना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं जो संख्या आपको दी हुई है उसको आप घनमूल के अंदर लिख दीजिए। जो संख्या दी हुई है उसको आप किसके अंदर लिख दीजिए, घनमूल के अंदर। तो बताइए 1,000 में से वार कितना निकलेगा, 10। 1728 में से वार कितना निकलेगा, 12। तो अब आप ये देखिए, चाहे तो और काट सकते हो, अन्यथा मत भी काटिए। पहले जो मूलधन आपके पास है 10 था, वह कितना हो गया, 12। 10 से अगर 12 हो रहा तो ब्याज कितने का लग रहा है सर, हमारे पास है 2 का ब्याज लग रहा है। 2 का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। क्वेश्चन ये चाहता है कि अगर 2 का ब्याज लग रहा है तो आप दर बताइए। तो ये लीजिए सर, दर परसेंट में। परसेंट में क्या निकालनी है आपको, रेट। कैसे निकलेगी, 2 का ब्याज कितने पर है, 2 का ब्याज आपके पास है 10 पर है।
और गुणा किससे करोगे, परसेंटेज के लिए 100 से करोगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो इस तरीके से सर हमारे पास है 20% दर आई है। लेकिन क्या 20% हमारा आंसर राइट है? हमारा आंसर राइट नहीं है। क्यों नहीं है? आप थोड़ा बहुत इस कंडीशन को पढ़ के जाओ पहले कि सर जब शर्त अर्धवार्षिक होती है ना, तो हमने समय को, यहाँ देखिए जब हम क्वेश्चन को बना रहे हैं तो समय को हमने दुगना कर रखा है। जब हमने समय को दुगना किया है तो हमारी दर 20% आई है। अगर हम समय को आधा कर दें तो दर डबल हो जाएगी। तो हमको तो आंसर 1.5 वर्ष का चाहिए। तो 1.5 वर्ष का अगर आंसर चाहिए तो आप ये बताइए 40% दर हुई क्या नहीं हुई? भाई समय 3 वर्ष है तो दर आपके पास इतनी आई। अब आपको क्या, आपको 1 वर्ष और 6 महीने के लिए दर चाहिए। क्वेश्चन ने 1 वर्ष और 6 महीने के लिए दर पूछी है, तो सर इसको आधा करना पड़ेगा। अगर इसको आधा करना पड़ेगा तो दर को डबल करनी पड़ेगी, ये फिक्स है आपके पास। तो इसलिए आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला काम करता है इस क्वेश्चन में। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है हमारे पास है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का 3abc है। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का 3abc। इसका मान जो है ना सर हमारे पास, इसका मान 0 होता है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर कितना होता है? 0 होता है। लेकिन ये 0 कब होता है बराबर 0? जब ए बी सी का मान 0 हो। ए बी सी बराबर क्या होना चाहिए? 0 हो। तो अगर मान लीजिए सर ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 होता है, ये कब होता है? जब सर हमारे पास ए बी सी का मान 0 हो। तो ए बी सी का मान 0 है तो इसका मान 0 है। तो हम ये कह सकते हैं सर ए क्यू बी क्यू और ये हमारे पास सी क्यू है, तो इसका मान इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3abc हो जाएगा। इसमें क्या ए बी सी का मान 0 है इस क्वेश्चन में? सर देखो ए का, बी का और सी का, सर 18 और 17 25 होता है, माइनस का 25 और प्लस का 25 कट जाएगा, आपस में कट जाएगा ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ए को बी को, भाई ए का मतलब केवल संख्या है, घात नहीं है। बी का मतलब संख्या है, घात नहीं है। तो ए का, बी का और सी का मान हमारे पास 0 है। तो ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू का जो फॉर्मेट है ना सर, इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा सर? इसका आंसर आएगा 3। ए का मतलब है पहली संख्या और बी का मतलब आपके पास है दूसरी संख्या और सी का मतलब आपके पास है तीसरी संख्या। लेकिन आपको पता माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर तो प्लस का ही आएगा। अब आंसर प्लस का आएगा, एक तरीका तो यह है कि आप इसको पूरे को गुणा करो, दूसरा तरीका यह है कि थोड़ा माइंड का आप यूज करो। माइंड का कैसे यूज करो? आपको पता है कि सर इसमें 25 है तो ऑप्शन में 25 का भाग जरूर जाएगा। 25 से गुणा करने पर आंसर बनेगा तो 25 का भाग जरूर जाएगा। और 25 के भाजकता का रूल क्या होता है सर? देखिए 5 की पावर 1 का मान क्या होता है? 5। 5 की पावर 2 का मान कितना होता है? 25। यानी सर लास्ट 5 की पावर 1 का रूल ये होता है कि लास्ट का अंक 5 या 0 होना चाहिए। और 5 की पावर 2 का मान क्या होता है कि सर लास्ट का अंक या तो होना चाहिए आपके पास खुद 25 या 00 होना चाहिए या आपके पास 50 होना चाहिए या 50 होना चाहिए या फिर लास्ट में 75 होने चाहिए। ये हमारे पास में 5 की पावर 2 यानी 25 का रूल होता है। 25 का रूल ये होता है कि लास्ट का अंक या तो 50 हो। देखो ये ऐसे शुरू होता है, इसका मतलब ये है सर लास्ट में 00 हो, 25 हो, 50 हो या फिर 75 है तो उसमें 25 का भाग जाएगा। क्या इसमें 25 का भाग जाएगा? नहीं। क्या इसमें 25 का भाग जाएगा? नहीं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो फिर एक काम करिए ना, आप 3 का नियम और चेक कर लीजिए। 3 का नियम भी तो बहुत ईजी होता है। एक और ऑप्शन कट जाएगा। सर 3 के भाजकता का रूल ये कहता है अंकों के योग में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। इसमें 3 का भाग जा रहा है तो यही आंसर है। देखो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इस अंक में जा रहा है, लेकिन अंकों का योग 8 हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इसमें ए ऑप्शन लगा दिया है। फॉर्मूला कौन सा लगाता है? ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर। इसका फॉर्मूला तो और होता है, 2 कोष्टक खुलते हैं, पहले में ए प्लस बी प्लस सी आता है, अगले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए आता है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाया है यहाँ पर, ठीक है। आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 19 को बना लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास? है समय और दूरी का ये क्वेश्चन है आपके पास। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, आप जैसे क्वेश्चन ने कह रखा है आप वैसे बनाइएगा। 2 ट्रकों की चालों का अनुपात आपके पास इतना है, यानी आप ये कह सकते हो सर आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है और वो कितना दे रखा है आपको? 7:4 दे रखा है। अगर ये स्पीड का रेशियो तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा सर? हमारे पास है 4:7 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और समय में विलोमानुपाती संबंध होता है। अगर क्वेश्चन हमारा ये है कि दूरी समान है तो
और दूरी दोनों टाइम समान है, आपने इस स्पीड से भी 196 किलोमीटर तय करी है, इस स्पीड से भी 196 किलोमीटर ही आपको तय करना है, क्योंकि दे रखा है तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे में कम है। यानी आप ये कह सकते हो कि इन्होंने दूरी समान तय करी है, बाकी समय का इनके अंतर डिफरेंस हुआ है। तो सर चाल का अंतर ही समय का अंतर है। अब आप ये बताओ दोनों के समय का कितना अंतर है, तो आप ये कहोगे 3 यूनिट का है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है 3 यूनिट का नहीं है बल्कि 7 घंटे का है। तो ये जो 3 यूनिट है ना, ये आपके पास है 7 घंटे के बराबर है। अगर 3 यूनिट का मान 7 घंटे के बराबर है तो जिसका मान निकालना है आप उससे गुणा कर दीजिए। आपको किसका मान निकालना है? हमको निकालना है सर जिसकी धीमी चाल है ना, धीमी चाल वाले ट्रक की चाल कितनी है। तो धीमी चाल वाले ट्रक की चाल कितनी है, तो धीमी चाल वाला ट्रक है उसका समय होना चाहिए। तो सर ये आपके पास देखिए कैसे निकालोगे आप बताओ। ये कौन सी चाल थी सर? ये तो आपके पास में फास्ट चाल थी, और ये कौन सी थी आपके पास? स्लो चाल थी। तो ये जो धीमी चाल है आपके पास, धीमी चाल का समय कितना आपके पास है? 7 है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं सर 3 यूनिट का मान हमारे पास है 7 घंटे था, तो हम पहले तो ये निकालेंगे कि 7 यूनिट का मान कितना है, ताकि धीमे वाले का समय निकाल सकें। तो 7 से गुणा करेंगे तो सर 39/3 घंटे। ये किसका समय आया है सर? ये धीमी गति का समय आया है। तो सर धीमी गति वाले ट्रक को इतना समय लगता है, धीमी गति वाले ट्रक को इतना समय लगता है। किस में इतना समय लगता है? इस दूरी को तय करने में। और क्वेश्चन यही तो चाह रहा है कि धीमी चाल वाले ट्रक की चाल बताओ। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। तो हम ये कह सकते हैं इसकी चाल कैसे आएगी सर? इस पे इतना डिस्टेंस तय करवाना है किस समय से? 49/3 से। 3 कहाँ चल जाएगा पलट के ऊपर? कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। तो आंसर कितना आएगा आपके पास है? 12। किस ऑप्शन में? आपके पास डी ऑप्शन में। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से तसल्ली से पढ़ो। ये स्पीड का रेशो है, उल्टा टाइम का रेशो हो जाएगा। डिफरेंस आपके पास 3 का है। 3 यूनिट का मान इतना है, तो धीमे वाले ट्रक का समय हमने निकाल लिया। क्यों निकाला धीमे वाले ट्रक का समय? क्योंकि धीमे वाले ट्रक की हमसे चाल पूछी आगे चल करके, इसलिए। और चाल निकालने के लिए समय की आवश्यकता है। आइएगा हम क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, तथा 18 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकती है। तो कितनी महिलाओं का काम एक पुरुषों के काम के बराबर है? ये क्वेश्चन है हमारे पास। कैसे बनाएंगे हम ऐसे क्वेश्चनों को? सर कुछ नहीं करना, आपको एक कॉन्सेप्ट जो समझना है उसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है ये वाली, और क्या है? 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती है। ये लाइन दो तरीके से बनती है। एक तो होता है 11 पुरुष या 17 महिलाएं, 11 पुरुष या 17 महिलाएं, या शब्द आता है तो इसका मतलब होता है, या शब्द आ जाए तो उसका अर्थ होता है सर बराबर का निशान। अगर यहाँ या शब्द आ जाता है तो या का मतलब क्या होता है? बराबर का निशान। और यहाँ पर अगर और शब्द आ जाता है तो और शब्द का मतलब होता है सर प्लस का निशान। किसका निशान है? प्लस का निशान है, इस बात को ध्यान रखिए। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि और शब्द है। तो 11 पुरुष और 17 महिलाएं, यानी हम ये कह सकते हैं सर 11 पुरुष और 17 महिलाएं। देखो प्लस का निशान लगा दिया ना मैंने। 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में कर सकती है, बराबर का निशान। 18 पुरुष, 18 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? 4 दिन में। काम इनका समान है, इसलिए हमने बराबर का निशान लगाया। हमने क्या किया सर? जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे जमा दिया। आप इसको सरल कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। सरल करने का क्या तरीका है? बराबर का निशान है, काट दीजिए। 2 से कितनी बार? 3 बार। 2 से कितनी बार? 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये हो जाएगा आपके पास 33 एम प्लस 17 51, बराबर का निशान। 18 दूनी का 36, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास है? 30। क्लियर है यहाँ तक? अब करना कुछ नहीं है, एम वाले पदों को एक साइड ले जाओ, डब्ल्यू वाले पदों को एक साइड ले जाओ। तो हम एक काम करते हैं सर, इसको इधर ले जाते हैं। इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 36 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 3m। और इसको आप इधर ले आइए, किसका हो जाएगा? माइनस का। 51 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है? 21w। अब फिर कटेगा 3 से। 3 से कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो इस तरीके से सर 7 महिलाएं आपके पास है एक आदमी के बराबर है। किसके बराबर है? एक आदमी के बराबर। यानी एक आदमी 7 महिलाओं के बराबर काम करता है। कितनी महिलाओं का काम एक पुरुषों के बराबर है? तो आप ये कह सकते हो सर 7 महिलाओं का काम एक पुरुष के बराबर है। क्लियर है आपके पास?
अगर क्लियर है तो आप अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। ये रहा आपके पास है पाइप और टैंक का एक क्वेश्चन। आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है? पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 15 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप सी से 30 घंटे में खाली कर सकता है। आप पहले क्वेश्चन को जमा लीजिए। जो भरने का काम करेगा हम उसके आगे तीर का निशान ऐसे लगाएंगे, यानी कि पाइप ए इसे 10 घंटे में भर सकता है। तो सर ये जो ए है ना, ये 10 घंटे में भर सकता है, और ये जो बी है ये भी भरने का काम कर रहा है, और ये कितने घंटे में भर सकता है? आपके पास है 15 घंटे में। और ये जो सी है ना, ये खाली करने का काम करेगा, और ये कितने घंटे में खाली कर सकता है? 30 घंटे में। सबसे पहला काम आप जानते हो कि हमको एलसीएम लेना होता है इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा? आपके पास है 30 आ जाएगा। इसके बाद बताइए इसका भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसका भाग 2 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। क्यों आएगी माइनस में? क्योंकि ये खाली करेगा, इसलिए एफिशिएंसी माइनस में आएगी। तो अब क्वेश्चन ने ये कहा है आपसे कि आपने सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया और 6 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया। तो दो तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के, कि आप या तो ये टोटल जो वर्क है ना, इस टोटल वर्क में से आप सभी को काम करवा दीजिए 6 घंटे और उनको घटा दीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सर दूसरा तरीका ये है कि हम क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, जो बंदा चला गया काम करके उसका काम घटा दो आप। इसने कहा कि 6 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया, तो पाइप ए 6 घंटे में कितना काम कर लेगा? सर अगर हम बात करें, ये पाइप ए है, ये 6 घंटे में जो काम करेगा ना, वो 12 यूनिट काम करेगा, 18 यूनिट काम करेगा। तो हम एक काम करेंगे, इसमें से 18 यूनिट घटा देंगे, क्योंकि ये तो चला गया। अब शेष कितना बच गया आपके पास? सर हमारे पास है 12 यूनिट काम अभी भी शेष बच गया। अब इस 12 यूनिट को कौन करेगा? सर लेकिन बी और सी चालू रहते हैं, यानी कि सर ये बी और सी करेंगे। बी और सी अगर करेंगे आपके पास है, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? सर बी और सी की जो एफिशिएंसी है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी आपके पास? 1 आएगी। यानी इस एफिशिएंसी से इतना काम करवाना है, तो इनको कितना समय लगेगा? सर इनको समय लगेगा 12/1, यानी कि 12 घंटे का। अगर आपसे ये क्वेश्चन ने ये पूछा होगा, क्या पूछा है? सर पूरी तरीके से इसको भरने में कितना समय लग जाएगा? तो पूरी तरीके से इसको भरने में कितना समय लग जाएगा? तो सर सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्वेश्चन को कैसे बनाना है? आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। आराम से क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्या नहीं है। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका भी मैं समाधान कर देता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आप ये बताइएगा वो 6 घंटे का क्या हुआ। देखो एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट इसका आंसर ले आओ, ऐसे आएगा। कैसे आ जाएगा? ये टोटल वर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने 6 घंटे काम किया और ये चला गया, तो 18 बच गया। अब इस 18 में जो शेष भरी हुई टंकी, इसमें कितना समय लगेगा? तो सर इसमें हमको 12 घंटे लग रहा है। और क्वेश्चन पूछना भी चाह रहा है कि टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो सर हमको कुल समय कितना लग रहा है? यहाँ पर 12 घंटे लग रहा है, जो कि हमारा इसमें। आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि सर हमारे पास है टोटल काम कितना है? 30 है। यहाँ तक सहमत हो? पहली लाइन क्या है? पहली लाइन ये है आपके पास है कि सभी तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया गया और 6 घंटे के बाद एक को बंद किया गया। मतलब 6 घंटे तक तो सबने काम किया है। मानते हो ना इस बात को? 6 घंटे तक सभी ने काम किया है। तो सर 6 घंटे तक सभी ने काम किया है, तो सभी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5। 5 में से 1 घटाओगे तो 4। सभी की एफिशिएंसी सर हमारे पास है कितनी है? 4 है। और चारों ने मिलकर के 6 घंटे तक काम करेंगे, तो सर 24 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 24 काम। तो 30 में से अगर हम 24 हटा देते तो हमारे पास है 6 काम बच जाता है। इस 6 काम को कौन करेंगे? जो शेष काम है इसको कौन करेंगे? सर बी और सी। और बी और सी की जो एफिशिएंसी है, बी और सी की जो एफिशिएंसी वो 1 है। यानी सर इसको बी और सी करेंगे, यानी 1 एफिशिएंसी से करेंगे, तो 6 घंटे लग गए इनको। तो सर 6 घंटे तो इन्होंने बचे हुए काम को करने में लगा दिए, और 6 घंटे इन्होंने पहले कर लिए एक साथ काम। तो 6 घंटे और 6 घंटे 12 घंटे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एक तरीका ये होता है जिसमें हम सभी पे काम करवा के और फिर घटाते हैं। दूसरा तरीका ये बहुत ईजी होता है, जिसमें भी टोटल टाइम आपके पास आ जाता है कि सर आपको करना कुछ नहीं, ये टोटल कार्य है, इसमें से जिसने जितना काम कर लिया उसको जाने दो, और बाकी का जो काम है आपके पास उसको करवाओ, टोटल समा आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पाए होंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? सर क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास ये है
एक सैन्य शिविर में 360 सैनिकों के लिए 50 दिन का राशन है। 10 दिनों के बाद शिविर में 120 और सैनिक आ जाते हैं, तो यह मानते हुए कि प्रति सैनिक दैनिक खपत नियत रहती है, शेष राशन कितने दिनों तक चलेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा, आप MDH लगाते हो, MDH ही मैं लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा तसल्ली से लगाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 360 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का राशन है। तो ऐसे नहीं करोगे कि 360 और सर 50 दिन का है तो 50 से कर दो और बराबर 120 और आ गए, तो 120 और आ गए तो कितने हो गए आपके पास है, 480 हो गए, और ये कितने दिन तक चलेगा। तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, आप यकीन मानिएगा। ऐसे हम जर्नल क्वेश्चनों को बनाते हैं। इसने क्या कहा है सर, इसने कहा कि 10 दिनों के बाद, इसलिए 10 इसमें से कम करोगे आप, यहाँ 40 करोगे। आइएगा मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। 360 सैनिकों के लिए 50 दिन का राशन है, ठीक है। 10 दिनों के बाद कुछ और सैनिक आए, आप ये बताइएगा 50 दिन का राशन था, इन्होंने 10 दिन खा लिया, तो 40 दिन का और बचा हुआ है, 40 दिन का राशन और बचा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस 40 दिन, ये 40 दिन का राशन किसके लिए बचा हुआ है। सर 40 दिन का राशन तब है जब 360 ही सैनिक है। अगर 40 दिन का ही राशन है तो सैनिक इतने ही होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें तो और सैनिक आ गए 120, और 120 आ गए तो 480 हो गए। तो अब जो 40 दिन चला था वह कितने दिन चलेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना होता है। यानी कि जो खाना खा लिया उससे आपको माइनस करना है, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। आप ये कह सकते हो किससे किसको काटना चाहोगे, 1 0 से आप 1 0 काटो, और 4 से कितनी बार काटोगे आप, 16 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, 16 बार के 12 बार, 12 बार कट रहे हैं, और 12 तिया 36। तो इस तरीके से सर हमारे पास x का मान कितना आएगा, 30 दिन, जो कि आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आजकल फेवरेट होते जा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बताने वाला हूँ। क्या है आपके पास क्वेश्चन, उत्तल पंचभुज के शीर्ष इतने दे रखे हैं, पंचभुज का क्षेत्रफल बताइए। हमने 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिए, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं कर पाओ। तो कैसे कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व। देखिए फॉर्मूले वगैरह को आप भूल जाइएगा, मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ, और बस उस ट्रिक से आप इनको बनाते जाइएगा, बहुत शानदार तरीके से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। आप एक काम करिए, 23 से पहले मैं आपको 24 नंबर का समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। एक चतुर्भुज के शीर्ष इतने इतने, आपको करना कुछ नहीं है, इनके शीर्षों को लिख दीजिए आप। इनके जो भी शीर्ष हैं, शीर्ष कितने आपके पास है, 2 3 है, लिख दीजिए। अगले के कितने आपके पास है, 10 और 6 है, लिख दीजिए। अगले कितने आपके पास है, 1 मिनट, पहले का शीर्ष कितना, 2 3 लिख दिया। फिर कितना आपके पास है, 5 7 है, ठीक है। अगला कितना आपके पास है, 10 और 6 है। अगला कितना आपके पास है, 7 और 2 है। देखो आपने कुछ नहीं किया, जो है क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया, टोटल क्वेश्चन लिखा है। अब जो फर्स्ट ए के शीर्ष है ना, उसको एक बार और रिपीट कर दो, यहाँ एक बार और रिपीट कर दो, बस आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया, अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उनका अंतर लो और 2 का भाग दे दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको तो इससे गुणा करो, तो कितना आएगा आपके पास, सर इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा आपके पास है, 30 आएगा। इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा आपके पास है, 20 आएगा। इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास है, 21 आएगा। तो एक बार तो आपने ऐसे कर दिया, अब ऐसे करोगे आप, इसको इससे गुणा करो तो 15 आएगा, ठीक है। इसको इससे गुणा करो तो सर 70 आएगा हमारे पास है। इसको इससे गुणा करोगे तो सर हमारे पास 42 आएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो सर हमारे पास है 0,4 आएगा। कितना आएगा, 0,4। अब आपको करना क्या है, इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को आप, इस लाइन को आपको प्लस करना है। इस लाइन को क्या करना है आपको, सर इस लाइन को हमको प्लस करना है। इस लाइन को क्या करना है आपको, प्लस करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, देखिएगा। इसीलिए मैंने थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करी है ना, इस पे एक तितली आ गई थी गलती से, अगर कुछ भी आ जाए ना बोर्ड पर तो वो अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है ना। यानी कि ये कितना था आपके पास, सर ये हमारे पास है 0,4 था। आप इस लाइन का टोटल करो, सर ये हो जाएगा आपके पास है 5, और इस लाइन का टोटल करो, ये हो जाएगा 4 2 6 8, 85 हो जाएगा। इस लाइन का टोटल करो, ये 1 हो जाएगा आपके पास, हासिल की 1 लग जाएगी, 12 13 131 हो गया। अब करना कुछ नहीं है, आप इनका अंतर ले लीजिए। इनका क्या ले लीजिए, अंतर। इसमें से आप इसको घटाओ, सर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास है 46, और जितना भी आ रहा है उसमें 2 का भाग दे दो तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास है 23। किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आपको नहीं बैठा ना कुछ भी समझ में, तो एक बार फिर से आप प्यार से समझने की कोशिश करोगे आप क्या है।
आपको ये जितने भी शीट्स दे रखे हैं आप इसी तरीके से जमाइएगा इनको। जमाने के बाद में क्या करना है, पहले ऐसे गुणा करते जाओ इनको सबको इस तरीके से। तो सर देखो ये 14 हो गया, या तो मन ही मन में जोड़ लो आप कि सर ये 14 हो गया आपके पास है, ये 30 हो गया, 14 और 30 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा आपके पास है। 44 और 20 कितना हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करोगे 64 हो जाएगा आपके पास है। 64 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 64 और 21 हो जाएगा 85। तो ये 85 मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे गुणा करते जाओ। और पहली लाइन हो गई आपके पास, फिर आप ऐसे गुणा करो, देखो ये 15 है, ये 70 है, ये 42 है और ये 4 है, और उनको साइड में लिखो, जोड़ दो। फिर इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, फिर इनका अंतर लेना है, जो भी अंतर आए उसका भी आधा कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी हो गया। आइएगा अब आप एक काम करिए, वीडियो को रोको और इसको खुद से बनाने की कोशिश करो एक बार, क्योंकि फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, आप इनको सबको लिख दीजिए 0 0, और ये कितना आपके पास है 6 0, ये आपके पास है 8 3, ये है आपके पास है 4 7, और ये 0 4। और जो फर्स्ट वाला है ना इसको फिर से रिपीट कर दो। ये तो बहुत इजी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन ही बहुत इजी है। इसको इससे गुणा करोगे तो 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 18, ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो 56, ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो 16, इसको इससे गुणा करोगे तो 0, ये फर्स्ट लाइन का हो गया। इसको इससे गुणा करोगे तो 0, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 12, ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो 0, इसको इससे गुणा करोगे तो 0, देखो 0 ही 0 है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, हासिल की 2 लग जाएगी, ये हो जाएगा 6 7 और 9 90 हो रहा है आपके पास है। और ये कितना हो रहा है आपके पास है 12 हो रहा है। अगर हम इसमें से ये घटाते हैं तो हमारे पास है 78 78 आ जाएगा। 78 का आपको आधा करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर 39 हो जाएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में, जो कि आपका डी ऑप्शन में। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आराम से समझ पाए होंगे। हमने 2 क्वेश्चन इसीलिए लिए है ताकि आप आराम से क्वेश्चन को बना पाए। आइएगा एक और हम, देखो ये तितली सी फिर से आ गई ना यार, बाहर क्या बारिश हो रही है ना, तो बारिश होने में ये आ जाता है, क्योंकि आपको पता रेलवे क्वार्टर से आपकी क्लासें चल रही है, तो रेलवे क्वार्टर तो थोड़े जंगलों में ही होते हैं, तो यहाँ ऐसे ये इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, और इस टाइम बारिश आ रही है, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, अगला क्वेश्चन है आपके पास है 25 नंबर का, 25 नंबर का। क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल 50% कम कर देता तो उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कितने % की वृद्धि होगी। आपसे मैं ये कहूँगा, आप ऐसे क्वेश्चनों को 2 तरीके से बना सकते हो। अगर इसमें फ्रैक्शन अच्छी है तो आप पर 100% वाला तरीका लगा लो, कि सर आपको कमी दे रखी है और वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि पूछिए, तो वृद्धि के लिए हम कैसे निकालते हैं, वृद्धि % बराबर सर कमी अपॉन 100 माइनस कमी, और गुणा किससे करते हैं हम 100 से। तो ये 25 से 3 बार, तो सर 33 से 1/3% करेक्ट आंसर है, जो कि इस ऑप्शन में, जो कि इसमें है। बाकी शॉर्ट तरीके से हम कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, पता है ना। हम सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। सर 25% की जो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी ना, वो माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 बनेगी। अब ये फिक्स है कि सर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में रिकवर करने के लिए अगर आपने एक बार कमी करी है तो आपसे ये वृद्धि करवाएगा जबरदस्ती से। तो वो जो रिकवर करने के लिए कि आय अपरिवर्तित रहे या फिर जो भी खर्चा अपरिवर्तित रहे, बीच का बैलेंस बनाने के लिए अगर एक बार कमी है तो दूसरी बार वृद्धि है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये फिक्स होता है परमानेंटली, सर ये माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। अब ये जो ऊपर की संख्या है ना, ये एज इट इज रहेगी, हर की संख्या हमेशा ध्यान रखना एज इट इज रहती है। और बट्टे में क्या आएगा, माइनस है तो घटा के लिख दो, इनको आपस में घटाओगे तो 3 आएगा, ये आंसर है। 1/3 का परसेंटेज कितना बनेगा, 33 से 1/3, या फिर परसेंट बनाने के लिए आप किससे गुणा कर दीजिए 100 से। तो सर इस तरीके से आपके पास 33 से 1/3% एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके पास है आज के क्वेश्चंस। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको अगली क्लास और भी बेहतरीन तरीके से और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ में ला सकूं, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ में जुड़ करके कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स आप ये चाहते हो सर हम एक साथ आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि हम आने वाली एग्जामों में उसे पढ़ सकें, क्योंकि रेलवे के पेपर्स तो इसी तरीके से लगते रहेंगे, अब तो लगभग हर साल लगेंगे। तो सर हम आपसे कंप्लीट मैथ चाहते हैं 5 साल की वैलिडिटी के लिए, क्योंकि हम लग जाएंगे उसके बाद हमारे छोटे भाइयों को हम कोर्स दे देंगे। तो मैंने आपके लिए एक मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट किया है। आपको
आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाकर के ये लाइन देख रहे हो, डाउनलोड करें उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन, आप डाउनलोड करिएगा। वहां पर एप्लीकेशन को जैसे डाउनलोड करोगे आप, पेड कोर्सेज में ऊपर ही ऊपर एक बैच मिलेगा आपको, बैच का नाम रहेगा आपके पास है रेलवे मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड, जिसमें कंप्लीट आपको एडवांस मैथ और कंप्लीट अंकगणित प्लस जो क्रैश कोर्स है वो फ्री मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको, कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ में, और हर चैप्टर की आपको 2-2 पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ ऐसी मिलेगी जिसका आप मार्केट से प्रिंट आउट ले सकते हो, और दूसरी पीडीएफ आपको इसके सॉल्यूशन की मिलेगी उस बैच के अंदर। ध्यान रखिए जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी कि कंप्लीट जो अर्थमेटिक पढ़ा रखा है उसमें भी इसी तरीके से है आपके पास, कंप्लीट जो एडवांस मैथ पढ़ा रखा है उसके अंदर भी ऐसा ही है, और उन्हीं के साथ एक तीसरा फोल्डर आपको और मिलेगा क्रैश कोर्स के नाम से, यानी क्रैश कोर्स भी आपको उसी के साथ निःशुल्क मिलेगा। तो नॉर्मल सा प्राइस है, आप उस बैच को खरीद करके और अपने भविष्य में मैथ को अच्छा बना सकते हो, रेलवे के हर कंपटीशन में आप अपना स्कोर अच्छा बना सकते हो। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करके जाइएगा।